तो आज 5 अगस्त को जब शेख हसीना का विमान बांग्लादेश से उड़ा तो पीछे छूट गया एक जलता हुआ देश और आगे खड़े थे 3 बड़े सवाल। पहला, दिल्ली पहुंचने के बाद वो गईं कहां? दूसरा, वो भारत में कब तक रहेंगी? और तीसरा, सबसे बड़ा और पेचीदा सवाल, क्या भारत उन्हें बांग्लादेश वापस भेजेगा, जहां की नई सरकार उन्हें एक मुजरिम मानती है? और ये सवाल इसलिए इतने जरूरी हैं क्योंकि बांग्लादेश में जो हुआ वो सिर्फ एक सरकार का गिरना नहीं था, वो एक पूरी पीढ़ी का गुस्सा था जो सड़कों पर उतरा। और अब नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार उस देश को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रही है। तो आज इन्हीं सवालों की तह तक जाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि इस पूरी उथल-पुथल के बीच भारत की रणनीति आखिर है क्या। बिल्कुल। तो सबसे पहले उस रहस्य से शुरू करते हैं जिस पर सबकी नजरें, शेख हसीना का ठिकाना। हमें बस इतना पता है कि उनका विमान दिल्ली के पास गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरा था और उसके बाद खामोशी, जैसे वो हवा में गायब हो गई। और ये खामोशी ही अपने आप में एक संदेश है। देखिए, हिंडन कोई आम एयरपोर्ट नहीं है, वो भारतीय वायुसेना का एक किला है। उसे एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस कहा जाता है, जो दिल्ली की हवाई सुरक्षा का नर्व सेंटर है। ये एक ऐसी जगह है जहां हर हरकत पर नजर रखी जाती है। हाँ, और मेरे ख्याल से ये वही एयरबेस है जहां से भारत अपने सबसे बड़े स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस चलाता है। C-17 ग्लोब मास्टर्स ऐसे विशाल विमान जिन्होंने तुर्की में भूकंप के दौरान मदद पहुंचाई थी, अफगानिस्तान से लोगों को निकाला था। हाँ, अफगानिस्तान से। उनका घर यहीं है, तो उन्हें वहां उतारना अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है। बिल्कुल सही। उन्हें किसी कमर्शियल एयरपोर्ट पर नहीं बल्कि भारत के सबसे सुरक्षित सैन्य ठिकानों में से एक पर लाया गया। ये भारत की तरफ से एक साफ और अनस्पोकन मैसेज था, शी इज अंडर आवर प्रोटेक्शन। और वहां हुआ क्या, ये भी बहुत दिलचस्प है। तो जो भी थोड़ी बहुत जानकारी बाहर आई है वो क्या कहती है, इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स और पत्रकार इन टुकड़ों को जोड़कर क्या तस्वीर बना रहे हैं? तस्वीर ये बन रही है कि जब उनका विमान उतरा तो भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उनकी गाड़ियों का काफिला एयरबेस के अंदर जाते हुए देखा गया। अच्छा। उसके बाद घंटों तक कोई हलचल नहीं हुई। इसी से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि उन्हें एयरबेस के अंदर ही बने किसी अति सुरक्षित सेफ हाउस में ले जाया गया है। ये ऐसी जगह होती हैं जिनकी जानकारी एयरबेस पर काम करने वाले अधिकतर लोगों को भी नहीं होती। यानी उनकी सुरक्षा का स्तर वैसा ही है जैसा किसी राष्ट्र प्रमुख का होता है। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि वो अब वहां हो ही नहीं, उन्हें शायद कहीं और शिफ्ट कर दिया गया हो? इसकी पूरी संभावना है। हो सकता है हिंडन सिर्फ एक पहला पड़ाव था, अब शायद वो किसी अज्ञात जगह पर एक नई पहचान के साथ रह रही हो। लेकिन एक बात तय है, वो भारत में है और भारत की सुरक्षा एजेंसियों की सबसे ऊंची निगरानी में है। उनका ठिकाना अब एक स्टेट सीक्रेट है। ठीक है, तो वो भारत में सुरक्षित हैं, लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, उन्होंने भारत को ही क्यों चुना? दुनिया में इतने देश थे, यूके, यूएस कहीं और भी जा सकती थी, भारत ही क्यों? इस सवाल का जवाब आज की राजनीति में नहीं बल्कि इतिहास में छिपा है। और ये कहानी 1975 की है, जो आज के हालात को समझने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। आप शेख मुजीबुर रहमान की हत्या वाले दौर की बात कर रहे हैं? हाँ, 1975 में जब बांग्लादेश के संस्थापक और शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान और उनके पूरे परिवार की बेरहमी से हत्या कर दी गई, तब किस्मत से शेख हसीना और उनकी बहन जर्मनी में थीं। अगर वो उस रात ढाका में होतीं तो शायद वो भी जिंदा नहीं बचती। उस वक्त वो बेसहारा थीं, उनके पास कोई देश नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था। और तब भारत ने उनकी मदद की थी? उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जर्मनी में भारतीय दूतावास के जरिए उनसे संपर्क किया। एक विशेष विमान भेजकर उन्हें दिल्ली लाया गया। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि इसके बाद शेख हसीना अगले 6 साल तक भारत में रहीं, पूरी तरह से गुमनामी में। 6 साल? ये तो एक बहुत लंबा वक्त है। एक मिनट, इस पर थोड़ा रुकते हैं। ये तो किसी जासूसी नॉवेल जैसा लगता है। देश के सबसे बड़े नेता की बेटी जो रातों रात अनाथ और देशविहीन हो गई, वो दिल्ली के किसी कोने में 6 साल तक छिपी रही, ये कैसे मुमकिन हुआ? बिल्कुल, उन्होंने अपनी पहचान छिपाकर मिस मजूमदार का नाम अपनाया था। वो दिल्ली के पंडारा पार्क इलाके में एक छोटे से 3 कमरों के मकान में अपनी बहन के साथ रहती थीं
और उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी भारतीय एजेंसियों की थी, जो बहुत ही खामोशी से अपना काम कर रही थीं। किसी को कानो कान खबर नहीं थी। बिल्कुल नहीं। तो आज जो हो रहा है वो सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं है, ये एक तरह से इतिहास खुद को दोहरा रहा है। ये एक भरोसा है जो दशकों पहले बनाया गया था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक गहरा व्यक्तिगत और ऐतिहासिक रिश्ता है। जब भारत आज की तरह एक आर्थिक या परमाणु शक्ति नहीं था, तब उसने उनकी रक्षा की थी। तो आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो वो अपने एक पुराने सहयोगी को कैसे छोड़ सकता है? सही बात है। और ये भी जान लीजिए कि उन्होंने यूके और यूएस से भी मदद मांगी थी। यूके ने शरण देने से मना कर दिया और यूएस ने तो उनका वीजा ही रद्द कर दिया। ऐसे में भारत ही उनका एकमात्र विश्वसनीय ठिकाना था। तो उनकी सुरक्षा और भारत में उनकी मौजूदगी के पीछे ये गहरा ऐतिहासिक बंधन है। लेकिन यही सुरक्षा आज भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक और कानूनी चुनौती बन गई है, क्योंकि बांग्लादेश की नई सरकार उन्हें एक मेहमान के तौर पर नहीं, बल्कि एक कथित अपराधी के तौर पर वापस मांग रही है। हाँ, और यही इस कहानी का सबसे जटिल हिस्सा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और वहां की अदालतें उन पर बहुत गंभीर आरोप लगा रही हैं। मुख्य आरोप ये है कि उन्होंने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस को गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इसी वजह से उन पर हत्या, मर्डर और नरसंहार यानी जेनोसाइड जैसे आरोप हैं। और अब ये मामला सिर्फ बांग्लादेश तक ही सीमित नहीं रहा है ना? नहीं, संयुक्त राष्ट्र की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भी बांग्लादेश पहुंच रही है। वो इस बात की जांच करेंगे कि क्या वाकई में छात्रों की मौत के लिए शेख हसीना सीधे तौर पर जिम्मेदार है। अच्छा। अगर यूएन की टीम इस बात की पुष्टि कर देती है, तो ये मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा आपराधिक मामला बन जाएगा और इसी से बांग्लादेश की प्रत्यर्पण की मांग को और ज्यादा वजन मिलता है। और यहीं पर भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 में हुई प्रत्यर्पण संधि, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, सामने आती है। कागज पर तो ये मामला सीधा लगता है, एक संधि है जिसके तहत दोनों देश अपराधियों को एक दूसरे को सौंपते हैं। तो क्या भारत कानूनी तौर पर उन्हें सौंपने के लिए बाध्य है? देखिए, संधि का नियम तो यही कहता है कि अगर किसी अपराध में 1 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है, तो प्रत्यर्पण किया जा सकता है। और इस संधि का इस्तेमाल पहले हुआ भी है। हुआ है? हाँ, भारत ने उल्फा के नेता अनूप चेतिया को इसी संधि के तहत बांग्लादेश से वापस हासिल किया था। तो बांग्लादेश की मांग का एक मजबूत कानूनी आधार तो है। उन्होंने अपना होमवर्क बहुत अच्छे से किया है। तो क्या भारत एक तरह से फंस गया है? क्या इस संधि में कोई ऐसा क्लॉज, कोई लूप होल, कोई कानूनी एस्केप हैच है जिसका इस्तेमाल भारत कर सकता है? बिल्कुल है। और यहीं पर भारत की कूटनीति का असली खेल शुरू होता है। संधि में एक क्लॉज है जो कहता है कि अगर मामला राजनीतिक प्रकृति का हो तो प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है। लेकिन बांग्लादेश ने बहुत चालाकी से उन पर हत्या जैसे आपराधिक आरोप लगाए हैं, राजनीतिक नहीं। अच्छा, तो ये रास्ता तो बंद हो गया, राइट? हाँ, लेकिन फिर दूसरा रास्ता आता है। वो क्या है? दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है संधि का आर्टिकल 7, जिसमें सद्भावना यानी गुड फेथ का क्लॉज है। ये वो कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक है जो कानूनी दस्तावेजों की बारीक लिखावट में छिपा होता है। गुड फेथ क्लॉज। जी, ये क्लॉज कहता है कि कोई भी देश न्याय के हित में और एक अच्छी भावना के तहत किसी व्यक्ति को सौंपने से इनकार कर सकता है। अच्छा। तो ये भारत को एक बहुत बड़ी ताकत देता है। भारत ये तर्क दे सकता है कि हम संधि का सम्मान करते हैं, लेकिन मौजूदा हालात में और न्याय के हित में एक पूर्व राष्ट्र प्रमुख को ऐसे अस्थिर माहौल में भेजना सही नहीं होगा। बिल्कुल, ये तर्क पूरी बहस को कानूनी बाध्यता से हटाकर एक संप्रभु और रणनीतिक फैसले पर ले आता है। भारत कह सकता है कि हम एक गुड फेथ में ये निर्णय ले रहे हैं और जिस तरह से शेख हसीना को लाया गया और उन्हें सुरक्षित रखा गया है, उससे साफ संकेत मिल रहा है कि भारत इसी रास्ते पर चलेगा, वो उन्हें वापस नहीं भेजेगा। ठीक है, तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़ें तो 3 बातें साफ नजर आती हैं। पहली, शेख हसीना भारत में है और उनकी सुरक्षा अभेद्य है। दूसरी, ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये 1975 से चले आ रहे एक भरोसे का नतीजा है। और तीसरी, प्रत्यर्पण संधि होने के बावजूद भारत के पास गुड फेथ क्लॉज के रूप में एक मजबूत कानूनी ढाल है जिसका वो इस्तेमाल करेगा। एकदम सही। ये 3 बिंदु इस पूरी स्थिति का सार है। लेकिन एक आखिरी सवाल जो शायद सबके मन में है,
बांग्लादेश हमारा एक बेहद अहम पड़ोसी है। क्या इस एक मुद्दे की वजह से दोनों देशों के रिश्ते खराब हो सकते हैं? आपने विजय माल्या और ब्रिटेन का उदाहरण दिया था, लेकिन ब्रिटेन एक दूर का देश है। बांग्लादेश तो हमारा पड़ोसी है, जिसके साथ हमारी दुनिया की 5वीं सबसे लंबी सीमा लगती है। यहां तो दांव पर बहुत कुछ लगा है ना? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। और हाँ, यहाँ दांव पर बहुत कुछ है। ब्रिटेन का उदाहरण यहाँ पूरी तरह फिट नहीं बैठता। बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते बहुत गहरे और बहुस्तरीय हैं। व्यापार, सुरक्षा, नदी जल बंटवारा, आतंकवाद का मुकाबला, न जाने कितने मुद्दे हैं। इसलिए भारत एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश करेगा। वो संतुलन कैसा होगा? इसे कहते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन। अच्छा। यानी इस एक मुद्दे को बाकी सभी रिश्तों से अलग रखना। भारत एक तरफ खामोशी से शेख हसीना की रक्षा करेगा, तो वहीं दूसरी तरफ सार्वजनिक रूप से बांग्लादेश की नई सरकार के साथ व्यापार, सुरक्षा और दूसरे सभी मुद्दों पर काम करना जारी रखेगा। मतलब संदेश ये होगा कि रिश्ते किसी एक व्यक्ति से बड़े होते हैं। बिल्कुल। इसमें कुछ शुरुआती नाराजगी जरूर होगी, लेकिन लंबे समय में दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत है। तो मतलब भारत अपनी एक पुराने सहयोगी को भी नहीं छोड़ेगा और एक जरूरी पड़ोसी के साथ भविष्य के रिश्तों को भी बचा कर रखेगा। ये एक बहुत ही मुश्किल कूटनीतिक रस्सी पर चलने जैसा है। बिल्कुल। और अब सोचने वाली बात यह है कि शेख हसीना का भविष्य तो शायद भारत की सुरक्षा में तय हो गया है, लेकिन बांग्लादेश का भविष्य अब एक नई दिशा ले रहा है। सवाल यह है कि एक व्यक्ति के समीकरण से हटने के बाद दो पड़ोसी देशों के दशकों पुराने रिश्ते किस करवट बैठेंगे, और क्या ये रिश्ते किसी एक नेता के होने या न होने से ज्यादा मजबूत साबित होंगे? यही आने वाले वक्त की सबसे बड़ी चुनौती और देखने वाली बात होगी।